इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अजीब सी जगह पर मौजूद होता है। उस आदमी के पास बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि उसके ऊपर फूल डालती हैं और उसे तैयार करती हैं। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद यहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की उस आदमी को सबसे पहले गौर से देखती है और कुछ ही देर देखने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे के अंदर लेकर चली जाती है। और वो जैसे ही वहाँ पर जाती है तो दोस्तों उस लड़की का हमको असली रूप दिखाई देता है, जहाँ हमको पता चलता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक पिशाचनी है। अब तभी वो पिशाचनी फौरन ही उस लड़के के करीब बढ़ना शुरू कर देती है। वो उसे छूना चाहती है, उसके साथ संबंध बनाना चाहती है, लेकिन वो पिशाचनी जैसे ही उस लड़के को छूती है कि तभी अचानक से दोस्तों वो लड़के का शरीर जलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके वो एकदम वहां पर से राख हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है, या फिर कह लो कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे देखकर वो पिशाचनी बहुत ही ज्यादा गुस्से से क्रोधित हो जाती है। वो फौरन ही अपनी बहन को आवाज लगाती है जिसका नाम पाताली है। अब तभी वहां पर उसकी बहन आती है और उससे माफी मांगती है। वो पिशाचनी जिसका नाम साखी है वो यहाँ पर अपनी बहन पाताली से बोलती है, तू मेरे लिए एक ऐसा मर्द लेकर आई है जो मेरे काबिल ही नहीं था। अब यहाँ पर पाताली उससे माफी मांगती है। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब माजरा क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये दोनों की दोनों बहनें हैं, साखी और पाताली, और ये दोनों की दोनों कोई आम लड़की या आम इंसान नहीं बल्कि खतरनाक पिशाचनी है। ये मर्दों को यहाँ पर इसीलिए लाती है जिससे कि ये लोग उनके साथ संबंध बना के अपने वंश को आगे बढ़ा सके। अब यहाँ पर साखी जो है वो यहाँ पर एक आसानी से अपने वंश को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन पाताली वो काम नहीं कर सकती क्योंकि वो कोई भी अंश नहीं दे सकती। इसलिए यहाँ पर साखी अपनी बहन पाताली के लिए मर्दों को लाने का काम करती है और काफी टाइम से मर्दों को साखी के पास लेकर आती है, लेकिन कोई भी मर्द टिक नहीं पाता। वो जलकर या तो राख हो जाता है या कुछ और ही हो जाता है। इसलिए साखी अपनी बहन पाताली से बोलती है कि तुझे अब मेरे लिए एक ऐसा मर्द लाना होगा जो हकीकत में मेरे काबिल हो, जो कि मेरे पास आने पर जले नहीं बल्कि मुझसे और ज्यादा प्यार करे। अब यहाँ पर पाताली उससे वादा करती है कि वो अपनी बहन साखी के लिए एक ऐसा ही मर्द लेकर आएगी। उससे बोलती है कि मैं जल्दी तुम्हारे लिए ऐसा मर्द लेकर आऊंगी, मुझ पर भरोसा रखो। अब दोस्तों तभी यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है और अब हमें एक कपल को दिखाया जाता है। दरअसल ये एक हनीमून कपल है जिसमें से आदमी का नाम विवान और लड़की का नाम होता है आरोही। ये दोनों के दोनों एक आदमी के साथ जिसका नाम मलहन है उसके साथ में अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर जंगलों के रास्ते से अपना हनीमून प्लान करने के लिए जा रहे होते हैं। आरोही और विवान की नई नई शादी हुई है, इसलिए दोनों के दोनों अपना हनीमून बनाने के लिए जा रहे हैं और इनके साथ वो आदमी जिसका नाम मलहन है वो होता है। दरअसल मलहन इन्हें अपनी गाड़ी के अंदर बिठाकर जंगल के पार अपने उस गांव के पास लेकर जा रहा है जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, जहां पर ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। अब ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर अभी आगे की तरफ बढ़ना शुरू ही कर रहे थे कि तभी अचानक से मलहन एक जोरदार ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी को बीच जंगलों के रास्ते रोक देता है। ये सब देखकर विवान को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि अचानक तुमने इस तरह से गाड़ी क्यों रोक दी, वो भी रात के वक्त इस जंगल के इलाके पर। तभी दोस्तों मलहन उसे सामने की ओर एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाता है जो मूर्ति गलीस की होती है। अब ये गलीस कौन है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, बस अभी आप एक मूर्ति को जान लो। तभी यहाँ पर मलहन उन लोगों से बोलता है कि उस मूर्ति ने इस गाड़ी को रुकवाया है। जब दोस्तों विवान इस सब की बातें सुनता है तो वो बहुत ही शौक हो जाता है। वो सोचता है कि कोई मूर्ति गाड़ी को कैसे रुकवा सकती है, लेकिन मलहन अब यहाँ पर विवान से बोलता है कि वो मूर्ति एक इशारा कर रही है जिससे कि हम आगे ना जाएं। साहब आप एक बार और सोच लो, गाड़ी आगे बढ़ानी है या फिर नहीं, क्योंकि आगे खतरा भी हो सकता है। अब यहाँ पर विवान उसकी ऐसी बातों से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि फौरन ही गाड़ी को चेक करो, हमें आगे जाना है किसी भी कीमत पर। अब तभी दोस्तों यहाँ पर ये लोग मलहन भी गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को चेक करने की कोशिश करता है कि उसमें क्या खराबी आ चुकी है, क्योंकि ब्रेक मारने की वजह से गाड़ी पंचर हो गई थी। अब कुछ ही देर के बाद उस गाड़ी के अंदर से आरोही बाहर निकलती है। आरोही यहाँ वहाँ का नज़ारा देख ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे
उसे गलीस की मूर्ति दिखाई देती है। उस मूर्ति के करीब बढ़ना शुरू कर देती है। अब दोस्तों वो फौरन ही उस मूर्ति के बहुत करीब पहुंच जाती है, उसे गौर से देखने की कोशिश करती है क्योंकि वो मूर्ति उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। आरोही अब उस मूर्ति को देखते देखते उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे उस मूर्ति को छूती है तो उसे एक अजीब सा करंट लगता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिरने वाली होती है कि तभी अचानक से दोस्तों वहां पर वो खूबसूरत सी लड़की आ जाती है। अब ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही पिशाचिनी साखी होती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर विवान भी उसके पास पहुंच जाता है और उसे देखने की कोशिश करता है कि आखिर उससे क्या हुआ है। वो पाता है कि उसकी बीवी आरोही बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों तभी विवान की निगाह उस लड़की पर पड़ती है, यानी कि शाकी पर। तो दोस्तों वो उसे देखता ही रह जाता है। पता नहीं उसके दिल के अंदर ऐसी क्या फीलिंग्स आ गई थी कि वो साखी की तरफ से निगाह ही नहीं हटा पा रहा था। मलहन उससे बोलता है हमारी गाड़ी ठीक हो गई है, हमें चलना होगा। इसीलिए मलहन उसे अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। और तभी दोस्तों वो लड़की या फिर कह लो कि वो पिशाचनी साखी वहीं पर ही रुकती है। सॉरी दोस्तों, इसका नाम साखी नहीं बल्कि पाताली है। साखी तो इसकी बहन का नाम है। अब दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं पाताली उस मूर्ति के आगे खड़ी होकर उस मूर्ति को बुरा भला बोलने की कोशिश करती है, यानी कि इन लोगों का इस मूर्ति से कोई तो ताल्लुक है। वो क्या, वो आपको आगे बस कुछ ही देर में पता चलने वाला है। अब तभी दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं मलहन यहाँ पर उन दोनों को लेकर अपने गांव पहुंच चुका था, यानी कि विवान और उसकी पत्नी आरोही को। वो वहां पर ले जाकर इन दोनों को अपनी पत्नी से मिलाता है, जिसके साथ वो वहां पर रहता है। अब दोस्तों मलहन और उसकी पत्नी इन दोनों के सोने का इंतजाम करते हैं और इन दोनों को उस रात जैसे तैसे करके सुला देते हैं। अब तभी हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं विवान अपने ही एक झोंपड़े के अंदर होता है, जो कि उसी जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। उसकी पत्नी बाहर होती है मलहन की पत्नी के साथ, लेकिन विवान को पता नहीं न जाने क्या हो गया था। वो पागलों की तरह उसी लड़की पाताली के बारे में सोच रहा था, जो कि कल उसे जंगल के अंदर मिली थी। पता नहीं पाताली ने उसके ऊपर कल रात न जाने क्या जादू कर दिया था, जिसके बारे में वो उसी के बारे में सोचने पर बार बार मजबूर हो रहा है। विवान की हालत यहाँ पर बहुत ही खराब हो जाती है। वो अपने मन में बड़बड़ाता है और बोलता है कि वो पाताली के पास जाएगा और उससे अपने दिल की बात कहेगा। अब दोस्तों तभी हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर हम देखते हैं यहाँ पर उसकी पत्नी आरोही को, जो कि मलहन की पत्नी से बातें कर रही थी। अब दोस्तों आरोही बातों बातों में गलीस के बारे में पूछती है मलहन की पत्नी से, लेकिन वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती और बोलती है कि तुम उस मूर्ति के पास मत जाना। वो औरत यहाँ पर आरोही से बोलती है कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को इस जंगल के अंदर कोई भी खूबसूरत सी लड़कियां दिखाई दें तो उनके पास मत जाना, और खासकर अपने पति को वो लड़कियों से दूर रखना, क्योंकि हो सकता है वो जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं। वो औरत आरोही से बोलती है जल्दी से अपने पति को बुलवा कर लेकर आ जाओ, खाना बनकर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों फौरन ही आरोही अपने पति को बुलाने के लिए उसी झोंपड़े के करीब बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो जैसे उस झोंपड़े के अंदर जाती है तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो अपने पति को नहीं पाती। उसका पति वहां से गायब हो चुका था, अचानक से न जाने कहाँ चला गया। ये बहुत डर जाती है और हर जगह बाहर भी विवान को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब तक दोस्तों यहाँ पर मलहन और उसकी पत्नी भी इसके पास थी, इसीलिए यहाँ पर ये लोग भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो इन लोगों के मेहमान हैं। मलहन आरोही से बोलता है कि हमें जल्दी से तुम्हारे पति विवान को ढूंढना होगा, हो सकता है कि वो पिशाचनी उनको अपने चंगुल में ना फंसा ले। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आरोही उससे पूछती है कि आप किस पिशाचनी की बातें कर रहे हैं, तो मलहन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इस सब के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले हमें किसी भी तरह सांप को ढूंढना होगा। ये लोग विवान को ढूंढने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। अब तभी दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है विवान को, जो कि जंगलों के रास्ते जा रहा होता है। अचानक से उसके रास्ते में वही लड़की यानी कि दोस्तों पाताली आ जाती है। पाताली उसे गौर से देखती है और विवान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। विवान बेझिझक होकर फौरन ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और तभी यहाँ पर पाताली उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। अब दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि ये उसे कहाँ ले जा रही है, अपनी बहन साखी के पास। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं इन्हीं जंगलों के रास्ते से आरोही और मलहन विवान को ढूंढने के लिए आ रहे हैं।
अब तभी दोस्तों कहानी शिफ्ट होती है और यहाँ पर रात हो जाती है। रात के वक्त पर हम देखते हैं पाताली चलते चलते अचानक से अपने असली रूप के अंदर आ जाती है, क्योंकि वो भी एक पिशाचनी है। बट हैरानी की बात तो ये है कि उसका भयानक रूप देखकर विवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोस्तों इसीलिए क्योंकि पाताली ने उसे अपने माया जाल में फंसा लिया था, उसने उसे अपने वश में कर लिया था। अब तभी पाताली उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, बट इससे पहले कि वो उसे ले जा पाती तभी दोस्तों पाताली सामने देखती है वहां पर उसकी पत्नी आरोही, और वो आदमी मलहन आ चुका है विवान की जान को बचाने के लिए। आरोही उसका रूप देखकर बहुत ही डर जाती है, वो अपने पति के करीब बढ़ना शुरू कर देती है, बट लेकिन पाताली अपनी शक्तियों के जरिए उसे रोक लेती है। अब दोस्तों मलहन यहाँ पर आता है, उसके हाथ में एक हथियार था, वो उस हथियार के जरिए पाताली पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन पाताली उसे अपनी शक्तियों के जरिए दूर फेंक देती है। अब ये देखकर पाताली बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फौरन ही अपनी शक्तियों के जरिए मलहन की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देती है, वो उसे बड़ी बुरी तरीके से मार देती है। अब दोस्तों इसी बीच आरोही के पास एक लॉकेट था, वो उस लॉकेट के जरिए पाताली को रोकने की कोशिश करती है, बट पाताली कुछ ही देर के बाद उसके पति को लेकर वहां से गायब हो जाती है। वो छू मंतर हो जाती है और पाताली ये सब कुछ देखती रह जाती है। अब पाताली फौरन ही डरी सहमी मलहन की पत्नी के पास पहुंच जाती है और उसे काफी बुरा भला बोलती है। वो बोलती है कि तुमने और तुम्हारे पति ने ये राज हमसे छुपा कर रखा था कि इस जंगल के अंदर पिशाचनियां भी घूमती हैं, वरना हम यहाँ पर कभी भी नहीं आते। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा। मलहन की पत्नी उससे बोलती है कि हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, आप जल्दी से हमारे साथ चलिए, हम आपके पति की जान को जरूर बचाएंगे। और तभी दोस्तों मलहन की पत्नी उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर विवान को। वो पाताली विवान को अपने फौरनी गुफा के अंदर लेकर पहुंच गई थी, जहां पर विवान को बिठाया जाता है और दोस्तों उसे किसी दूल्हे की तरह तैयार किया जाता है। वो जैसे ही तैयार होता है तो उसके पास में साखी आती है, उसे बड़ी ही प्रेम भरी निगाहों से देखती है और फौरन ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे के अंदर ले जाने की कोशिश करती है। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं मलहन की पत्नी आरोही को यहाँ पर एक अजीब सी जगह पर लेकर जाती है और तभी वो अब इन दोनों पिशाचनियों की सारी सच्चाई के बारे में उसे बताती है। मलहन की पत्नी यानी कि वो औरत उससे बोलती है काफी टाइम पहले साखी ने एक मर्द को अपने जाल में फंसाया था, जिस आदमी का नाम यक्ष था। यक्ष इसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। दरअसल वो बहुत ही सीधा किस्म का इंसान था और साखी ने उसे अपने जाल के अंदर फंसा लिया था। यक्ष भी इससे बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए दोनों ने मिलकर आपस में शादी कर ली। अब यहाँ पर साखी ने उससे शादी इसीलिए की थी जिससे कि वो अपने कबीले के वंश को आगे बढ़ा सके, ना कि वो कोई उससे प्यार किया करती थी। लेकिन यक्ष को तो ऐसा ही लगता था जैसे कि शायद वो उसकी जिंदगी भर की साथी बन चुकी है, लेकिन वो बहुत ही गलत सोचता था। लेकिन अचानक से एक बार यक्ष को साकी के बारे में सब कुछ पता चल गया कि वो एक पिशाचनी है, वो कोई साधारण सी आम लड़की नहीं है। और ये भी पता चल गया कि साकी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो उसके मतलब के लिए उसके पास आई है। अब जब यक्ष को ये सब बातें पता चली तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया था, लेकिन साखी ने एक हथियार की मदद से यक्ष को वहीं पर ही मार डाला तो उसकी हत्या कर दी थी। मरते मरते यक्ष उसे एक श्राप देकर गया था। उस श्राप के अंदर यक्ष ने उससे कहा था कि वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी, ना ही वो इस कबीले के वंश को आगे बढ़ा पाएगी, और तो और जो भी मर्द उसके करीब आने की कोशिश करेगा वो जलकर राख हो जाएगा। अब दोस्तों इसीलिए एपिसोड की शुरुआत में वो आदमी साखी के करीब आने की कोशिश कर रहा था और वो जलकर राख हो गया तो उसकी मौत हो गई थी। ये श्राप देकर यक्ष मर गया था, लेकिन उसी दिन से साखी और पाताली इन दोनों बहनों ने फैसला करा कि अपने कबीले के वंश को आगे बढ़ाएंगी। साखी ने पाताली से कहा कि तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा मर्द लाना होगा जो हकीकत में मेरे काबिल हो, जो काले जादू तंत्र विद्या में बहुत ही माहिर हो। वो औरत बताती है कि इन लोगों ने कई मर्दों को अपने जाल में फंसाया है, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो पाए। अब तुम्हारे पति को इन लोगों ने अपने जाल में फंसाया है, हो सकता है कि तुम्हारा पति ही वो आदमी हो जो इनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए इनकी मदद कर सके। अब इसी बीच यहाँ पर आरोही उस औरत से बोलती है कि मेरे पति तंत्र विद्या में बहुत ही माहिर है, वो काला जादू थोड़ा बहुत जानते हैं।
तो इसका जवाब देते हुए वो औरत बोलती है, हमारा शक सही निकला, तुम्हारा पति ही वो है जो इनके वंश को आगे बढ़ा सकता है। हमें इस सबको करने से रोकना होगा, तुम्हारे पति की जान को बचानी होगी, क्योंकि बाद में वो तुम्हारे पति को भी मार डालेगी और तुम्हें भी मार डालेगी। आरोही यहाँ पर उस औरत से गलीस के बारे में पूछती है कि ये गलीस कौन सी बला है। तभी यहाँ पर वो औरत बताती है कि गलीस तो एक आदमी, एक साधारण सा इंसान ही हुआ करता था, और जो कि इन लोगों की सारी सच्चाई के बारे में जान गया था। गलीस ने सब कुछ पता कर लिया था कि दोनों की दोनों पिशाचनी मर्दों को अपना शिकार बनाती हैं। लेकिन जब उसने इन सब के बारे में पता कर लिया तो इन दोनों बहनों ने मिलकर अपनी शक्तियों के जरिए गलीस को एक पत्थर के अंदर तब्दील कर दिया, यानी कि उसकी एक मूर्ति बनवा दी। गलीस भी कोई साधारण सा इंसान नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध तंत्र विद्या में माहिर था। अगर गलीस जिंदा होता तो आज इन दोनों पिशाचनियों को मार डालता। जब दोस्तों वो औरत ऐसी बातें करती है तो यहाँ पर फौरन ही आरोही उससे बोलती है कि हमें किसी तरह गलीस को जिंदा करना होगा अगर इन दोनों पिशाचनियों को रोकना है तो। वो औरत बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब केवल काले जादू तंत्र विद्या की वजह से हो सकता है जो कि तुम नहीं जानती। लेकिन आरोही उससे बोलती है कि मेरे पति से मैंने भी थोड़ा बहुत जादू सीख लिया था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अभी दोनों के दोनों फैसला करते हैं कि गलीस को जिंदा करेंगी। अब इसी के साथ दोस्तों हमको कहानी आगे दिखाई जाती है। ये दोनों के दोनों फौरन ही जंगलों के पास बनी हुई गलीस की मूर्ति के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ पर आरोही अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से और अपने लॉकेट के जरिए गलीस की मूर्ति को जिंदा करने की कोशिश करती है, और कुछ ही देर के बाद जब वो मंत्र पढ़ती है तो वो कामयाब भी होती है। गलीस अपनी मूर्ति से आजाद हो जाता है, यानी कि वो जाग चुका था। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है फौरन ही गलीस इनके कबीले के अंदर घुस जाता है। जब गलीस कबीले के अंदर जाता है तो वो सब लोगों को यहाँ पर मारना शुरू कर देता है। अब कुछ ही देर के बाद गलीस का सामना पाताली से होता है। पाताली उसके सामने आती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गलीस बहुत ही शक्तिशाली होता है और पाताली को बेझिझक होकर बड़ी ही बुरी तरीके से मार डालता है। अब उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो पिशाचनी विमान के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती तभी गलीस फौरन ही उसके कमरे के अंदर घुस जाता है। गलीस फौरन ही उसके कमरे के अंदर घुसकर उस साखी को पकड़ता है और उसे रोशनी के सामने लाता है, क्योंकि दोस्तों इस पिशाचनी को रोशनी से बहुत डर लगता है और रोशनी ही इसका अंत है। जब वो कुछ देर तक इसे रोशनी के सामने रखता है तो उस पिशाचनी का अंत होना शुरू हो जाता है, और कुछ ही देर के बाद वो पिशाचनी मारी जाती है। वो पिशाचनी जैसे ही मरती है तो गलीस भी यहाँ पर गायब हो जाता है, और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं आरोही इस कमरे के अंदर प्रवेश करती है और वो अपने पति को देखती है, वो अपने पति से मिलती है। इन दोनों के दोनों पिशाचनियों के मरते ही यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।